आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 5, जिसमें देखेंगे दोस्तों आज हम बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप 1 से लेकर 4 तक सेट को कवर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप 1 से लेकर 4 तक घटना चक्र का सेट लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार एसआई का जो घटना चक्र का बुक है वो आपको कवर होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको मालूम चल सके कि बिहार दरोगा के एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है, किस लेवल का प्रश्न आता है, किस टॉपिक से प्रश्न आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की देखें दोस्तों बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न को आज हम देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सतरिया किस राज्य के हैं? ये असम का है दोस्तों। तो सतरिया नृत्य विधा असम के महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं सदी में शुरू की गई थी। यह असम का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इसमें आंसर देखिए, तो क्या किया गया है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। पेरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना था। भारत सरकार द्वारा 1951 में सिंधरी में वर्तमान झारखंड में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो पहला ऑप्शन है उस तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग होगा, समस्थानिक होता है, सही है। और डी नंबर है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होता है, ये होता है। तो ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्या कहा गया है, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या या क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या असमान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं, उस तत्व को हम समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो ये किए थे गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए दोस्तों, गुरुमुखी लिपि की विकास गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु के द्वारा किया गया था। गुरु नानक ने सिख धर्म की तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, सही है दोस्तों। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ए आर को भी पुष्टि भी करता है। तो देख लेते हैं इसका डिस्कशन। हिमालय से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्रोत हिमालय पर स्थित हिमनद होते हैं जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, इसी कारण नदियाँ 12मासी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? तो ये 4 राज्य में मान्यता जरूरी है। ठीक है, तो इसको देख रहे थे दोस्तों, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरा होती हो। पहला अ में है उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। और बी में क्या करता है,
उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% सीट प्राप्त हो तथा वे सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। समय कहता है उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये होता है कृषि ऋण में। कृषि ऋण में देख लेते हैं, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। पहली बार 1904 में ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित कर इसे विनियमित किया गया था। आगे देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न होगा। 8 नंबर प्रश्न है, निमोबाज्गो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? तो यह है सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर है। तो निमोबाग्जो बांध लद्दाख के लेह जिले के लचबी गांव के समीप सिंधु नदी पर बनाया गया है, जो इस बांध द्वारा मेगावाट मतलब 45 3×15 बिजली उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि अभिप्रेरित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव राजाजी अंबेडकर ने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्हें दलित मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं किया था। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, सामान्य रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इसको अधिक पढ़ लेते हैं दोस्तों। डिफिनेशन, संविधान के अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांत को भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये है। तो इसको अति पढ़ लेते हैं दोस्तों। ओजोन परत में छिद्र का तात्पर्य वस्तुतः समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना है। यह विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं आंसर। पहले क्या हो जाएगा, 1 का 4 बी का 3 देख लीजिए दोस्तों, तो छोटा कर देते हैं, पता चल जाएगा आपको। इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ है? तो इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। पेरियार, पेरियार कहाँ है दोस्तों? तो पेरियार आपको मिल जाएगा केरल में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों? सिमलीपाल उड़ीसा में है। और बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से, क्या है? तो इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पेरियार केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर होगा, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को
मापता है। तो कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये मानता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मापता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तरल पदार्थ द्रव या जल के घनत्व का विशिष्ट गुण की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए उद्योग है, अवस्थिति है। रेलवे उपकरण कहाँ होता है? तो ये है भिलाई में। रेलवे उपकरण भिलाई में। मोटर वाहन है जबलपुर में। पोत निर्माण कहाँ होता है? तो पोत निर्माण कोचीन में होता है। और साइकिल लुधियाना में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं फिर से। रेल उपकरण भिलाई में है, मोटर वाहन जबलपुर में है, पोत निर्माण कोचीन में है, साइकिल लुधियाना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर होगा। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस में? तब प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। 17 का डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित कर उसे नाइट्रोजन युक्त जैव अणुओं तथा अमीनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर होगा। हवा में परागकण को कहते हैं तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया 2 अभिकर्मों द्वारा होती है। पहले जीवीय और अजीवीय। अजीवीय अभिकर्म में वायु परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसमें हवा का परागकण का संचरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा कौशल विकास कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का अधिकांश उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 नंबर है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यह है दोस्तों निस्यंदन है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। ठीक है, देख लेते हैं। जल शोधन का निस्यंदन प्रणाली में अर्धपरागम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 है। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसको देख लेते हैं आंसर दोस्तों। आंसर हो जाएगा डी नंबर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो इसका NSDL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। देश के विभिन्न शेयर बाजारों में खरीद की गई प्रतिभूतियों को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर होगा दोस्तों। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है दोस्तों? यह था फॉर्मिक अम्ल से होता है। कीट वंश से संबंधित मुख्यतः चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिनके काटने से मानव में खुजली जलन होने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर होगा। निम्न हस्तियों में से कौन रंगकर्मी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नसीरुद्दीन शाह हैं, गिरीश कर्नाड हैं, डॉली ठाकुर हैं और मकरंद देश पांडे, ये सभी हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। 25 नंबर प्रश्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जिसे वांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरोध है? तो यह है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण से है।
इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। इसका डिस्कशन है तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कुछ नहीं से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक होना चाहिए। ऊर्जा या द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए दूसरे रूप में ऊर्जा या द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन इस नियम के विरुद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से नहीं गुजरती हैं? तो ये मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती हैं। देख लेते हैं। भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया इत्यादि देश से गुजरती हैं, जबकि मैक्सिको भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है। अगला है 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये होता दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। देख लेते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। इसके पश्चात 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों कर एवं लेखांकन से हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हस्तांतरण मूल्य ट्रांसफर प्राइस एक लेखांकन प्रविधि है जिसके तहत कंपनी अपनी ही इकाइयों के मध्य वस्तु एवं सेवाओं के हस्तांतरण के मूल्य को दिखाकर कर की बचत करने में प्रयास करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 नंबर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूब वेल द्वारा की जाती है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्कशन। भारतीय ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो 18-19 में उत्तर प्रदेश शुद्ध सिंचित क्षेत्र 74.6% क्षेत्र की सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती थी। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई का क्षेत्र 143.3 लाख हेक्टेयर थी। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? तो ये था पाली था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने समय जनभाषा पाली में उपदेश दिया करते थे। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस की थीम थे एक्यू ली जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बीजेगा ए बी सी। ए में है रक्षा विभाग, रक्षा अनुदान एवं विकास संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग। रक्षा वित्त विभाग नहीं है, तो ए और बी सी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग हैं। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सैनिक कार्य विभाग है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा चेन्नई में खोला जाएगा। तो ये सब करंट का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किस सम्मानित किया गया है? तो यह सैयद शाहिद हकीम को। तो ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न दोस्तों। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसे वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। आगे पढ़ सकते प्रश्न नंबर 37 नंबर होगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये है स्प्राइट्स है। ठीक है, जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा PSLV C-38 द्वारा विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्षीय यान स्प्राइट्स को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 होगा। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित
किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 39 नंबर है, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं खान अब्दुल्ला गाफर खान को, खान अब्दुल्ला गाफर खान को। देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल्ला गाफर खान को फ्रंटियर सीमांत गांधी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के वे बड़े नेता थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 40 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्या है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 74 के ए में जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा इसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 41 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य का नीति निर्देशक लिया गया आयरलैंड से लिया गया। संसदीय सरकार लिया गया है ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध लिया गया कनाडा से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, और संसदीय सरकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध लिया गया कनाडा के संविधान से। अगला देखते हैं 42 नंबर, किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव महर्षि को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये उस वक्त का करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2020 8 अगस्त और 20 से गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रिक है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है, यहीं पर स्थित क्रिक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। प्रश्न नंबर 44 है, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है? जुलाई 2017 में ब्रिटेन ने वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को घोषणा की थी। इसमें डीजल और पेट्रोल वाली इंजन नई यात्री कारों की बिक्री पर 2040 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। वर्तमान में यह नए डीजल व पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को वर्ष 2040 से घटाकर 2030 कर दिया गया है। तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये है आरंभ है। तो ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है उर्वरक के लिए। नांगल पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा है। यह सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना तथा नांगल में नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 नंबर होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा तमिलनाडु में। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्प का लिंगानुपात, तो गोवा का 973, तमिलनाडु का 996, सिक्किम का 890, कर्नाटक का 973। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न 50 नंबर है, लूसी दुनिया के सबसे बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट किसमें हुआ है? तो इसका आंसर देख लेते हैं 50 का आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया में।
लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी कीचड़ ज्वालामुखी है जो मई 2006 में उद्भूत हो रहा है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी तो ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता की समाप्ति, ये मांग नहीं थी। स्त्री विवाह था, विधवा पूर्ण विवाह था, लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि था, बाकी अस्पृश्यता की समाप्ति ये नहीं था। देख लेते हैं। 1867 ईस्वी में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज की मांग मुख्यतः स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की आयु की विवाह में वृद्धि, विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांग में शामिल नहीं था। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये पूछा दोस्तों पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा है। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। जो अभी 15वें राष्ट्रपति बने हैं वे द्रौपदी मुर्मू बने हैं। ठीक है, देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत क्रम से 14वें राष्ट्रपति हैं, जबकि पद क्रम अनुसार 16वें राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूचितों से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए। लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल आपको मिलेगा गुजरात में है। और रोपर कहाँ है दोस्तों? और राखी गढ़ी आपको हरियाणा में मिल जाएगा। कालीबंगा आपको राजस्थान में मिल जाएगा और रोपर पंजाब में मिल जाएगा। तो 1 का 4, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपर पंजाब में, राखी गढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। क्या है देख लेते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापना करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। और उद्देशिका स्रोतों को इंगित करती हैं जहां से संविधान अपनी पदाधिकार समाप्त प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है, वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये सही नहीं है। तो इसका भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। पेटेंट बौद्धिक संपदा है जो नए आविष्कार या उत्पादन के नए तरीके को विकसित करने पर खोजकर्ताओं को निश्चित समय अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। यह हस्तांतरित या बेचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 57 होगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है तो क्या? चीन, भारत और बांग्लादेश तक गुजरती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, तिब्बत, सियांतोसियासी क्षेत्र से निकलकर भारत, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा देश भारत सीमा से नहीं लगता है? तो ये ताइवान है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है। देखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसे बर्मा बोलते हैं। बांग्लादेश का स्थलीय सीमा भारत से सटी है। ताइवान दक्षिण चीन सागर से सटा है, इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है दोस्तों इरन बोकोवा है। देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 60 है। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखे प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। 2017 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर ए और सी हो जाएगा, ए और सी।
तो इनमें क्या है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही है, ये भी सही है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोग के हराने की संभावना काफ़ी होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र का आधारभूत लक्षण है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार प्राप्त होता है। सत्तासीन दल या लोगों के हारने या जीतने की संभावना समान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 नंबर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, इसका पहले तो थोड़ा सा डिस्कशन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य होता है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ट्राइडिंग राइट्स की पेटिका में आती है? तो ये कौन सा मुद्रा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी है, क्या है? यूएसए डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चाइनीज रेमिनबी, ये सभी आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? तो कौन कौन है? पश्चिमी घाट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका जैव विविधता के तत्पथ हॉट स्पॉट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 65 नंबर। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन के है। रक्त का थक्का क्लोटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लोयस मृदा कहते हैं। लोयस मृदा का निर्माण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ाकर लाए गए धूलकण होता है। अगला प्रश्न नंबर 67 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देख लेते हैं दोस्तों, सी नंबर, ए और बी सही है। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सही है। और सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हो गया था, ये सही है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बी ये गलत है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये सही है, बाकी सी गलत है, ठीक है। देख लेते हैं इसका। मैसेडोनिया का शासक सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। इस दौरान तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया था। अपने ब्यास नदी तक विजय प्राप्त की थी, यहाँ से वापस लौट गया तथा रास्ते में 323 ईस्वी में बीसी में उसकी मृत्यु हो गया था। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर होगा दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजेंस कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 नंबर होगा। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 नंबर होगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो ये किया था विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 नंबर होगा। 72 नंबर। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अलब रूनी के द्वारा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए इतिहासकार अलब रूनी ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 नंबर होगा।
फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो ये दिया था इक्विटास लघु वित्त बैंक का, इक्विटास लघु वित्त बैंक का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 नंबर होगा। 74 नंबर, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह निशंसनीय स्रोत से हैं। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। धारणीय विकास की अवधारणा निशंसनीय स्रोत, खत्म न होने वाले संसाधन से संबंधित है। संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखना अवधारणा की धारणीय विकास है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। आश्रम और आयु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रह्मचर्य होता है जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ होता है 25 से 50 वर्ष तक, वनप्रस्थ होता है 50-75 वर्ष तक, सन्यासी होता है 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी सभी को। तो जगह संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र सभी को हम ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है, ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र आदि के माध्यमों से युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 होगा। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो यह ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 नंबर होगा। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। रैयतवारी प्रणाली मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। यह प्रणाली मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 79 है। निम्नलिखित में से कौन से अग्नेय चट्टान नहीं है? तो कौन अग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल अग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमोटाइट, बेसाल्ट आदि अग्नेय चट्टान है, जबकि सेल अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 81 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1, कागज़ का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कागज़ के कार्बनिक तत्वों से विक्रिया कर कार्बनिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि एवं राख बनाती हैं। दिए गए शेष विकल्पों की अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया था? तो ये क्या था? रिलायंस ने किया था। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका संगठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 नंबर। कौन से IIT संस्था ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है? तो ये खड़गपुर ने योजना बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 नंबर। विश्व के सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया। कंबोडिया में विश्व के सबसे बड़ा मंदिर परिसर कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 नंबर। हड़प्पा स्थल किस नदी के पर है? तो हड़प्पा है ये रावी नदी पर। रावी नदी पर सिंधु घाटी समेत प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 87 नंबर है। KNO3 रासायनिक सूत्र है। तो ये है
पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रोसेरा परजीवी नहीं है बल्कि मांसाहारी पौधा होता है, जबकि फंगस फफूंदी सामान्यतः परपोषी और अपघटनकर्ता होता है। शेष विकल्प सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है, गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं वायु के प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, तो ये किया है हरियाणा, हरियाणा ने किया था। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस है, तो ये क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें प्रोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध रहता है, इसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, गोल्डन राइस सुनहरा चावल आनुवांशिक रूप से विकसित ट्रांसजेनिक चावल की प्रजाति है, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उस वक्त राजीव कुमार थे, अभी राजीव कुमार चेंज हो गए हैं, तो देख लेते हैं इसका। प्रश्न के अनुसार राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उसके पूर्व अरविंद पनगटिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर थे, वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष गंतव्य नीति आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न का 93 नंबर, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है, तो ये होता है चैत का होता है। ठीक है, देखते हैं 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव का रक्त का पीएच मान होता है, ये होता है दोस्तों 7.5 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अतः विकल्प के दिए गए निकटवर्ती उत्तर सी होगा। 95 नंबर प्रश्न है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक मूड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो ये है रघु राम राजन है। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाए केवल ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, तेज हवा तेज क्या है, तेज क्या है, तो तेज क्या है देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों, तेज क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तेज क्या है, तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान के समकालीन था, तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो चंगेज खां के समकालीन था। देख लेते हैं इसका, चंगेज खां 1662 से 27 तक, समकालीन दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक दिल्ली के सुल्तान था। 99 नंबर प्रश्न है, NAFT के सदस्य हैं, तो ये हैं USA, कनाडा और मैक्सिको, USA, कनाडा और मैक्सिको। देख लेते हैं इसको, NAFT नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ष 1994 में हस्तांतरित संधि से बना एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को शामिल किया गया है। जुलाई 2020 से इसका स्थान USMCA USA मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ले लिया है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकारों के अधीन रखा है, तो ये आर्टिकल 21 के तहत रखा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता के निहित मूलभूत अधिकार घोषित किया है। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग देखे होंगे कि किस लेवल का प्रश्न है, किस सब्जेक्ट से किस प्रश्न आया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का अगला वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें दोस्तों, और
चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।